Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ईरान संघर्ष मंगलवार को अपने 5वें दिन में दाखिल हो गया। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात को दोनों देशों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागीं। इस बीच ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की एक हवाई हमले में मौत हो गई। ये जानकारी ईरान की सेना ने दी है। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही ये पद संभाला था। उन्हें इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ये जिम्मेदारी दी गई थी। राशिद की मौत पिछले शुक्रवार को हुई थी। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। पूरा तेहरान ही अब इजरायली हमलों की जद में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ईरान की राजधानी तेहरान से भारी संख्या में लोगों के पलायन की तस्वीरें सामने आई हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। राजधानी छोड़कर लोग उत्तर दिशा की ओर, खासतौर पर सागर की तरफ जाने वाले रास्तों पर निकल रहे हैं, जिससे वहां वाहनों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालात अफरा तफरी के हैं। ईरान में रह रहे 1500 भारतीय छात्रों समेत तमाम लोगों के बाहर निकालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसी बीच भारत ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए मिशन रेस्क्यू शुरू कर दिया है। 110 भारतीयों का पहला जत्था ईरान से आर्मेनिया पहुंच गया है, जहां से इन सभी लोगों को भारत वापस लाया जाएगा। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजरायल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इससे पहले कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर मिडिल ईस्ट संकट पर चिंता जताई है। G7 नेताओं ने ईरान को लेकर तनाव कम करने की अपील की है और स्पष्ट किया कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। बयान में यह भी कहा गया कि G7 देशों का रुख हमेशा से साफ रहा है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसके अलावा G7 नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर हैं। वे फिलहाल कैलगरी पहुंच चुके हैं, जहां से वे अल्बर्टा प्रांत के कैनानास्किस में हो रहे 51वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी साइप्रस से सीधे कनाडा पहुंचे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ नजर आएंगे। हालांकि इस समिट में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात नहीं होगी। दरअसल ईरान इजराइल टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप G7 समिट से जल्दी निकल रहे हैं। ट्रंप आज रात ही वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना होंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले सिंधु नदी के पानी के बहाव में कटौती कर दी है। इससे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फसलों की बुआई पर असर पड़ रहा है। पानी की कमी से वहां के किसान परेशान हैं। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर रखा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी इस वक्त किसानों को मिलने वाले सिंधु के जल में पिछले साल के मुकाबले कमी देखी जा रही है। इस समय खरीफ की बुआई का समय है और अगर समय पर काम नहीं हो पाया तो फिर खेती पूरी तरह चौपट होने की आशंका है। और अब खबरें दुनिया भर से। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मंगलवार तड़के ड्रोन और मिसाइलों से बड़े पैमाने पर हमला किया। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के अनुसार इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई और 44 घायल हुए हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लिमेंको ने बताया कि रूस ने कीव पर 27 जगहों पर हमले किए, जिसमें रिहायशी इमारतें, स्कूल और दूसरे महत्वपूर्ण ढांचों को नुकसान हुआ है। उन्होंने इसे फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद सबसे बड़े हमलों में से एक बताया। इसके बाद कीव में 7 घंटे से ज्यादा समय तक हवाई हमले का अलर्ट जारी रहा। रूस और यूक्रेन के बीच हाल ही युद्ध खत्म करने के लिए 2 बार सीधी बातचीत हुई है, जिसमें कैदियों की रिहाई और मृत सैनिकों के शवों की वापसी पर सहमति बनी थी। यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रेई यर्मक ने कहा कि रूस आम नागरिकों के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए है। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रात भर में 147 यूक्रेनी ड्रोनों ने रूसी क्षेत्रों पर हमला किया,
जिसे रूसी सेना ने मार गिराया। वहीं गजा में खाना ले रहे लोगों पर एक बार फिर इजरायली सेना ने गोलीबारी की। इस हमले में 45 फिलिस्तीनी मारे गए जबकि कई लोग घायल हुए हैं। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह हमला गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के सहायता केंद्रों पर हुआ। इन सहायता केंद्रों को अमेरिका और इजराइल का समर्थन है। ये केंद्र इजरायली सेना के नियंत्रण वाले इलाकों में हैं। हमास इजराइल के बीच संघर्ष का सिलसिला 1948 से जारी है। इसने भीषण रूप 7 अक्टूबर 2023 को लिया जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 815 नागरिकों सहित 1195 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए थे। और अब खबरें देश की। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरे यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। यह फैसला पहलगाम हमले को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसके तहत अमरनाथ यात्रा के पहलगाम और बाल्टाल वाले दोनों रास्तों पर हर तरह के हवाई उपकरण, ड्रोन, यूएवी और गुब्बारे प्रतिबंधित रहेंगे। यह फैसला 1 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। हालांकि ये प्रतिबंध मेडिकल इवैक्यूएशन, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही निगरानी उड़ानों पर लागू नहीं होंगे। इनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जल्द जारी किया जाएगा। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 159 को तकनीकी खराबी के चलते मंगलवार को रद्द कर दिया गया। फ्लाइट के अचानक कैंसिल होने से यात्रियों में रोष है। उन्होंने बताया कि जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें बिना कोई कारण बताए फ्लाइट के रद्द होने की सूचना दी गई। एक ही दिन में ये इस तरह की तीसरी घटना है। इससे पहले मंगलवार को ही 2 उड़ानें और प्रभावित हो चुकी हैं जिनकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बीते दिनों अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से लगातार उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, जिनमें से ज्यादातर के पीछे तकनीकी खामियां निकलकर सामने आ रही हैं। इससे पहले आज सुबह 9:20 पर कोच्चि से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E2706 में बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद उसे नागपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। तय प्रोटोकॉल के तहत तुरंत आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें यह पुष्टि हुई कि धमकी गंभीर थी क्योंकि उसमें फ्लाइट का नंबर तक स्पष्ट तौर पर दिया गया था। उस समय तक फ्लाइट कोच्चि से उड़ान भर चुकी थी, जिसे सुरक्षा कारणों से नागपुर एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया। वहीं सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण यात्रियों को कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। घटना मंगलवार तड़के उस समय हुई जब फ्लाइट अपनी तय समय पर रात 12:45 पर कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरी थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 180 के बाएं इंजन में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई, जिसके चलते विमान के टेक ऑफ में देरी हो गई। सुबह 5:20 पर विमान के भीतर अनाउंसमेंट कर सभी यात्रियों को विमान से उतरने के लिए कहा गया। देश में पिछले हफ्ते हुए 2 हवाई हादसों ने सैकड़ों परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पहले अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के हादसे में 271 लोगों की जान चली गई। इनमें से एक थे विमान के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनके पिता आज पूरी तरह से अकेले हो गए हैं। कैप्टन सुमित के पिता पुष्कर राज ने जब मुंबई के पवई स्थित अपने आवास के बाहर अपने बेटे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तो पूरे देश का कलेजा मुंह को आ गया। उम्र के इस मोड़ पर अकेले हुए एक पिता के सामने उसके बेटे का पार्थिव शरीर था। उन्होंने हाथ जोड़ रखा था, लेकिन हर कोशिश के बावजूद वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाए। लगभग ठीक उसी समय जयपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान अपने पति लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान रिटायर्ड को आंसुओं के साथ आखिरी विदाई दे रही थीं। राजवीर सिंह 11 जून को उत्तराखंड के केदारनाथ में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर के पायलट थे। इस हादसे में पायलट चौहान समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। वोटिंग प्रोसेस की निगरानी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग अब सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से यह फैसला लागू किया जाएगा। वेबकास्टिंग डेटा आयोग के इंटरनल यूज के लिए होगा, मतलब इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अभी तक 50% पोलिंग स्टेशन की ही वेबकास्टिंग की जाती थी। इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले इलाकों में वेबकास्टिंग की जाएगी। जिन इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहां वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जैसे ऑप्शनल व्यवस्था की जा सकती है।
प्रदेश, जिला और विधानसभा सीट स्तर पर वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसकी देखरेख और निगरानी के लिए प्रत्येक स्तर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। हरियाणवी मॉडल शीतल चौधरी हत्याकांड के आरोपी सुनील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र में एक नहर से शीतल का शव बरामद हुआ था। शीतल गानों के वीडियो में काम करती थी और पानीपत में अपनी बहन के साथ रहती थी। वो 14 जून को एक शूटिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने पानीपत थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोनीपत के एक पुलिस अधिकारी ने बताया, पुलिस को सूचना मिली थी कि रविवार देर रात नहर में एक युवती का शव मिला है, जिसकी पहचान बाद में शीतल के रूप में हुई। शीतल की गुमशुदगी की शिकायत पानीपत में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में शीतल के प्रेमी सुनील पर केस दर्ज किया था। हालांकि सुनील ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक बड़ी साजिश रची थी और शीतल की हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की थी। ओडिशा के गंजम जिले में एक बीच पर एक युवती से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवती रविवार को अपने एक पुरुष मित्र के साथ राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोपालपुर बीच पर गई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उससे बलात्कार किया। पीड़िता ने सोमवार को पुलिस से मदद मांगी और आरोपियों के खिलाफ गोपालपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया। पुलिस ने पूछताछ के लिए 7 लोगों को हिरासत में लिया है। इस इलाके में दूर दूर से पर्यटक आते हैं और ये राज्य के प्रसिद्ध बीच रिसोर्ट शहरों में से एक है। हिमाचल के मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 घायल हो गए। ये हादसा मंगलवार सुबह सरकाघाट के पटरी घाट क्षेत्र में कलखर के समीप उस समय हुआ जब ठाकुर कोच की एक निजी बस अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस बल्दवाड़ा से मंडी की ओर जा रही थी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्यों में जुट गए। उन्होंने कई घायलों को बस से बाहर निकालकर उपचार के लिए रवाना किया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि अन्य को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिवालसर में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त बस में 25 से अधिक यात्री सवार थे। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए वेरिएंट से अब तक 109 मौतें हुई हैं। केरल में सबसे ज्यादा 35 लोगों ने जान गंवाई है। महाराष्ट्र में 29 की मौत हुई है। इंदौर में सोमवार को इलाज के दौरान 2 कोविड मरीजों की मौत हुई। दोनों मरीज खरगोन और रतलाम जिले के थे। इंदौर में 71 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में 2 नए मामले सामने आए हैं। जून में अब तक 106 केस दर्ज हुए हैं। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 6,836 पहुंच गई है। 6 दिन में एक्टिव केस 285 कम हुए हैं। बीते 24 घंटे में कोई नया केस नहीं मिला, जबकि 428 मरीज रिकवर हुए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1,659 एक्टिव केस हैं। ऑनलाइन बेटिंग केस में कई बड़ी हस्तियों से पूछताछ हुई है। ईडी सूत्रों ने इस बारे में जानकारी मुहैया कराई है। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स युवराज सिंह, हरभजन सिंह और सुरेश रैना से ईडी ने सवाल किए। बॉलीवुड कलाकार सोनू सूद और उर्वशी रौतेला से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। ईडी का ये एक्शन इसलिए हो रहा है ताकि ये जाना जा सके कि जिन प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है उनका प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं, जिनमें वन बैट, फेयर प्ले और महादेव ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर्स और बॉलीवुड कलाकार के खिलाफ ईडी का ये एक्शन हो रहा है। 21 दिन के ब्रेक के बाद मॉनसून सोमवार को गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद झारखंड में भी पहुंच गया। महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में भी मॉनसून आगे बढ़ा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन में मॉनसून गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी में दस्तक दे सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि इस हफ्ते के अंत तक मॉनसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश का रेड, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक।